क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंड दैट आर्टिकल इज स्टॉक्स लॉ। स्टॉक्स लॉ, स्टॉक्स स्टॉक्स लॉ। देखो बच्चों, इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक्स लॉ का, वो मैं डायरेक्ट आपको पहले बता देता हूं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट है आपके पास F इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी। ये आपका कॉन्सेप्ट है। स्टॉक्स लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बताया है कि ये कॉन्सेप्ट है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे सोचना है और मुझे आपको एक तरीके से बताना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन दी गई है। देखो, इसमें मेरे को कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बैठा दिख रहा है। आर मेरे को, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर रेडियस की बातें करी जाती हैं, और वी क्या किया जाता है, वेलोसिटी की बात। इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक डेली लाइफ की बात बताना चाहता हूं। जैसे कि मान लो मैंने कोई स्फेरिकल बॉल ली, कोई हैवी मास की बॉल है, मास अच्छा है उसका, अच्छी डेंसिटी है उसकी, ठीक है, और मैंने उसको पानी के अंदर गिरा दिया। अब पानी के अंदर जैसे ही मैंने गिराया, ग्रेविटी इफेक्ट के कारण उसकी वेलोसिटी काफी अच्छी थी जब स्टार्टिंग उसने लेयर क्रॉस करी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाती जा रही है, उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, यूनिफॉर्म होती जा रही है। और आप देखते हो कि एट लास्ट उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जाती है और स्लोली स्लोली धीरे 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 वो नीचे बैठती है। आप में से सभी बच्चों ने ये बात ऑब्जर्व करी होगी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर, स्पेशली पानी ले लो, पानी के अंदर ऐसे ऊपर से फेंकते हैं, तो वो अंदर जाने के बाद धीरे 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 सरफेस पे जाता है उसके, ठीक है ना, धीरे 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 वो बॉटम पे चला जाता है ना, उसकी बॉटम में चला जाता है। आपने ये बात नोट करी है, सभी सभी बच्चों ने ये बात नोट करी होगी, 100% श्योर है। तो स्टोक ने क्या कहा, स्टोक ने कहा कि वहां पे कोई ना कोई, अगर उसने कहा कि मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रहा हूं और उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्ज कर रहा हूं, डुबो रहा हूं, ठीक है, तो कहता है कि उसके जो सरफेस पे वेलोसिटी थी वो सबसे ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाता जा रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। यानी कि कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लग रही है। अब ऐसी अपोजिट फोर्स जो मोशन के लगती होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन के अपोजिट फोर्स लगने को हम फ्रिक्शन बोलते हैं बच्चों। जहां तक मैंने पढ़ा, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं उसको फ्रिक्शन बोलता हूं। यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं लिक्विड फ्रिक्शन काम कर रहा है, लिक्विड फ्रिक्शन काम कर रहा है। लिक्विड फ्रिक्शन को आप विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको ड्रैगिंग फोर्स भी बोलते हैं। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स यहाँ पे कोई ना कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपके सामने लिखा गया है आपके स्क्रीन पे, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। दैट इज द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो है आपके पास बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है भाई, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है बच्चों। अब देखो, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक्चुअल में बीच में ना लाइट चली गई थी बेटा, तो फिर कनेक्शन लॉस हो गया था। अब मुझे दोबारा से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। वो स्क्रीन कहाँ गई? ये रही। चलो दोबारा से स्टार्ट करता हूं। मैं जिसकी बात कर रहा था वो था बेटा स्टॉक्स लॉ, ठीक है। तो आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगी हमारे पास स्टॉक्स लॉ की।
और उसको हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे जो तरीका हमने यूज किया था डायमेंशनल एनालिसिस में। तो आपके लिए काफी इजी रहेगा ये चीजें पढ़ना और इन चीजों को समझना। ठीक है, तो मैं पहले भी मैंने पेंटिंग कर रखी थी यहाँ पे, वो पेंटिंग दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, ये लो जी, और स्टार्ट करता हूँ अब फटाफट से। मेरा आर्टिकल था मेरे पास, जिस आर्टिकल का नाम था स्टॉक्स लो, और स्टॉक्स लो पे बातें करनी हम स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे हमने कहा कि स्टॉक्स लो क्या कहता है। स्टॉक्स लो हमें कहता है कि मैं लिक्विड फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहा हूं आपको एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जिसका रेडियस है r और जिसको हमने वेलोसिटी v के साथ इमर्स किया है लिक्विड के अंदर। तो वो कहता है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो 6 पाई ईटा r v के इक्वल होगी। f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v के इक्वल होगी। अब उसने इस बात को, इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, स्टॉक्स लो की स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसने क्या किया। उसने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया जिसका रेडियस है r के इक्वल, और उसको लिक्विड के अंदर इमर्स किया। कैसे इमर्स किया मैं बताता हूं। देखो उसने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया, ये है मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसको लिक्विड के अंदर इमर्स किया ऐसे, और उसको इमर्स जब किया उसने तो वेलोसिटी v के साथ उसने सरफेस से छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये है हमारे पास वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो लिक्विड के अंदर चलता जा रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी है ना, लगातार वो स्लो डाउन होता जाता है। मतलब जैसे जैसे वो सरफेस की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। हम ये बात कह रहे हैं यहाँ पे स्पेशल। तो मैंने क्या कहा कि ये वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन करता है आफ्टर सम टाइम, एंड दैट वेलोसिटी आई हैव कंसीडर्ड एज इक्वल टू v। इसका रेडियस जो हमने माना है वो r के इक्वल माना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि विस्कस ड्रैग f, विस्कस फोर्स जो है, या विस्कस फोर्स लिख दो आप, f जो है वो डिपेंड किस किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन, अगर मैं उसकी डिपेंडेंसी आपको बता दूं, डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। ठीक है, और डिपेंड करता है वो वेलोसिटी पे इसकी, और डिपेंड करता है वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो आपने लिक्विड के अंदर इमर्स किया है उसका रेडियस। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपने इमर्स किया है उसका रेडियस। ठीक है, तो तीन चीजों पे फोर्स डिपेंड कर गई आपकी। वो डिपेंड करी है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, दूसरा वेलोसिटी पे, और तीसरा रेडियस पे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी और रेडियस। तो यहां से मैं फोर्स के लिए फॉर्मूला बना सकता हूं, बहुत इजी है मेरे लिए फॉर्मूला बनाना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं अपना काम करना। देखो कैसे आपको क्या करना है कि F की डिपेंडेंसी इन पे दे रखी है, तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी V, सॉरी ईटा, V और R। इनकी पावर लिख दो भाई, पावर लिख दो, इसकी A, इसकी B, इसकी C। तो ये बन गया जी आपका फाइनल रिजल्ट, बन गया। अब एबीसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे रखोगे, आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एलएचएस और आरएचएस तो इक्वल दे रखे हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। कांस्टेंट के लिए 1 आपको लेना होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है जी, आप सभी बच्चों को याद रखना है, ये m1 l-1 और t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। m1 l-1 t-1 और पावर है इसकी a। वेलोसिटी के लिए आपके पास रहेगा l1 और t-1 और पावर है इसकी कितनी, b। रेडियस, रेडियस के लिए लेंथ l, l की पावर कितनी है भाई, c। ठीक है, तो यहां से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास कैसे रिलेशन बनता जाएगा, देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं बच्चों। तो m1 l1 t-2 दैट्स इक्वल टू, इस पावर a को अंदर लेके जाओ
तो m की पावर 1 है, 1 इंटू ए, l की पावर माइनस ए, t की पावर माइनस ए, और इधर इधर इस b को अंदर लेके जाओ तो l की पावर b और t की पावर कितनी माइनस b, और l की पावर इधर कितनी c, ठीक है, l की पावर c। देखो बच्चों अगर बेस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाती है, तो m के साथ कोई ऐड होने वाला है, m के साथ m नहीं है कोई और, m की पावर तो a ही रहेगी। लेंथ के साथ ऐड होने वाला है, हाँ बहुत ज्यादा है, माइनस a प्लस b और प्लस c, तो माइनस a प्लस b और प्लस c। टाइम के साथ देखो बच्चों, टाइम के साथ है कोई ऐड होने वाला, तो t माइनस a और यहाँ पे देखो माइनस b, तो t की पावर माइनस a और माइनस b, तो m की पावर a, l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c और t की पावर माइनस a माइनस b आपके पास आ गया। तो मास की पावर को मास की पावर के साथ इक्वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और लेंथ की पावर को लेंथ की पावर के साथ इक्वेट करोगे आप, ये देखो लेंथ की पावर को लेंथ की पावर के साथ इक्वेट करोगे आप, और टाइम की पावर को टाइम की पावर के साथ इक्वेट करोगे आप, ये देखो बच्चों टाइम की पावर को टाइम की पावर के साथ इक्वेट करोगे। तो मास की पावर यहाँ पे है 1, उधर जाके देखो कितना a, तो a इज इक्वल टू क्या बना 1। अच्छा लेंथ की पावर कितनी है यहाँ पे माइनस a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे कितनी है 1, ठीक है, तो इसको तो कर लो भाई, एक बार सेव करके चलो इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम की पावर कितनी है जी, यहाँ पे टाइम की पावर है जी -2, और वहां पे कितनी है जी टाइम की पावर माइनस ए माइनस बी, यानी कि इसका मतलब क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 1 है बच्चों, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 1 तो माइनस ए, b की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c का भी आंसर कितना आ गया 1। तो ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, वो वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, 1 में जैसे ही पुट करते हो आपके पास f इज इक्वल टू के ईटा की पावर ए का भी वैल्यू 1, सभी का वैल्यू 1 है, 1 ही आया है, और आपके पास f इज इक्वल टू क्या बन गया के ईटा आर वी, दिस इज द फोर्स। और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली अगर ये सेटिस्फाई करे हर जगह, तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, f इज इक्वल टू k की वैल्यू मिली 6 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू है, और ईटा आर वी, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ जो हमें बताना था, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्ज किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी इफेक्ट के कारण इंक्रीज होनी थी, लेकिन ये क्या कर लेता है धीरे 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 इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है कम होती जाती है, एट लास्ट लगभग यूनिफॉर्म हो जाती है। उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी हम डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है दैट इज ड्यू टू द लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है, और उस लिक्विड फ्रिक्शन की वैल्यू इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए कितनी है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। इसने क्या कहा, अब आप लिख सकते हैं कि स्टोक ने क्या बात कही और कैसे अपनी बात को रखा। इसने स्टोक ने क्या कहा, स्टोक फाउंड दैट इसकी डेफिनेशन मैंने आपके नोट्स में बहुत ही अच्छे से मेंशन करी है, ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लें एक बार। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, मैं इसको बोल रहा हूं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, फोर्स F, ठीक है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स F एक्टिंग ऑन ए, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है भाई, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, एक्ट ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग थ्रू ए मीडियम ऑफ विस्कोसिटी, moving through a medium of viscosity eta and velocity v is given by
गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, आपने रिजल्ट निकाला तो है अभी अभी, 6 पाई ईटा आर वी। इसने यही तो कहा कि मैं किसकी वैल्यू प्रोवाइड करके देना चाहता हूं आपको, इसने कहा कि मैं फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड करके देना चाहता हूं, विस्कस फोर्स की। किसके लिए? एक स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जिसका रेडियस कितना है आर, जो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब देखो बच्चों, देखने वाली बात यह है कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, लिक्विड के अंदर नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर एक बुओयंट फोर्स भी तो लगती होती है ना, जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। अब आज मेरे को आपने क्या कहा कि सर जी ये लिक्विड का फ्लो हो रहा है, और इस सिचुएशन में ना सर इसके ऊपर एक बैकवर्ड, आप इसे बोलते हो विस्कस ड्रैग भी लगता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आज मेरे को पता चला कि यार जब लिक्विड का फ्लो, देखो जो आपने लास्ट टाइम में जो बातें पढ़ी थी पॉइंट फोर्स के लिए, वो आपने लिक्विड एट रेस्ट में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। आज हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी उस सिचुएशन में कर रहे हैं जब लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप ये बात समझ रहे हैं ना कि हम हाइड्रोडायनेमिक्स के अंडर हैं, हम हाइड्रोस्टैटिक के अंडर नहीं है, हम हाइड्रोडायनामिक के अंडर हैं। ये बात आप बड़े ध्यान से सुन लो बच्चों कि आप हाइड्रोडायनामिक्स के अंडर हो, ठीक है ना, हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर हो। ठीक है, तो अब इस बात को समझ के मैं कहता हूं कि यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका वेट, ठीक है, mg, और आप कह रहे हो अब विस्कस फोर्स आपके पास है fv, और मैं कहता हूं कि बॉइंट फोर्स भी होनी चाहिए fb, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स उसकी क्या बन जाएगी? जीरो। यानी कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब mg को कंप्लीटली बैलेंस कर जाएगा fb और fv, है ना, b फॉर बॉइंट, v फॉर विस्कस फोर्स, और ये क्या है? वेट। वेट को कंप्लीटली बैलेंस कर जाएंगे ये दोनों फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी उस सिचुएशन में? नेट फोर्स हो जाएगी आपकी जीरो। अब आप मेरे को कहोगे सर नेट फोर्स जीरो भी तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में आना चाहिए ना, तो नेट फोर्स जब जीरो होती है ना, मैं आपको बता दूं कि मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो मास तो जीरो होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है v इज इक्वल टू यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है ना, तो वहां पे भी फोर्स हमेशा जीरो होती है। ठीक है, अब इसी बात के साथ बनाते हैं अगला कॉन्सेप्ट, दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, किस तरह से हम उसके कॉन्सेप्ट को डराइव करके चलेंगे, और क्या हम उसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे उसको डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व, उसके लिए रिलेशन बनाते हैं, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम बनाएंगे, उसके बाद हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लो बताएंगे, और उसके बाद हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर की बात करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें आगे नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट में चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चा पार्टी, टर्मिनल वेलोसिटी की मुझे बातें करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी पे स्पेशल एक्सप्लेनेशन मुझे आपको प्रोवाइड करके देनी है। ठीक है, तो पहले हम अपना पेज प्रिपेयर करते हैं और उस पर हम काम करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, देखो बच्चों मेरे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, वो मेरे पास आर्टिकल है टर्मिनल वेलोसिटी। देखो किस तरह से मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है, और मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखो मैंने जो पीछे जो एक्सप्लेनेशन दी है ना कहीं मैं उसका यूज वहां पे जरूर करूंगा। मेरे पास है कॉन्सेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जिसके साथ मुझे चलना है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये है मेरे पास आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की, क्या है टर्मिनल वेलोसिटी और किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन
हमें आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं प्लीज बहुत ही ध्यान से पढ़े इन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चों आपको इसे। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही काम करने वाला हूँ, इसको लिक्विड के अंदर इमर्स करने वाला हूँ, डुबोने वाला हूँ एक लिक्विड के अंदर। ठीक है, और फिर मैं देखूंगा कि क्या होगा फिर डुबोने के बाद। ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में मेरा जो लिक्विड है वो रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में ही है। हाइड्रोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट अगर होता तो फिर मैं पॉइंट फोर्स की बात करता केवल, और पॉइंट फोर्स के साथ अपना कॉन्सेप्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता, जैसा कि मैंने पीछे न्यूमेरिकल्स में भी काफी बार आपको ये बात कही है कि वहां पे मैंने कभी भी लिक्विड फ्रिक्शन की बात नहीं करी आपके सामने। ठीक है, आपको तो पता ही अभी अभी आज सुबह सुबह ही हमने काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स करे हैं, उन न्यूमेरिकल्स में मैंने लिक्विड फ्रिक्शन की बात कहीं पे भी आपके सामने नहीं करी। ठीक है, अब देखो बच्चा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हमेशा अपना कॉन्सेप्ट देखना होता है कि कॉन्सेप्ट की डिमांड क्या है। कॉन्सेप्ट की डिमांड कैसी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये नीचे चलता जा रहा है, नीचे चलता जा रहा है ना कहीं ये इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट को डिस्टर्ब भी कर ही रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट को अगर ये मोशन में है तो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब तो कर ही रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इस लिक्विड के लिए कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मुझे कुछ एक बातों का पहले से पता है, मुझे पता है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा जी, अब इसके ऊपर दो फोर्स लग रही हैं, एक तो है जी बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, बॉइंट फोर्स को आप अपथ्रस्ट भी बोलते हो, और अपथ्रस्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होती है। ठीक है, तो और दूसरी आज एक नई राम कहानी आ गई हमारे साथ। ठीक है, हमारे पास वो नई राम कहानी जो है ना, वो कहती है कि एक तो बात वो कहती है कि जी इसके ऊपर आपकी लगेगी पॉइंट फोर्स, हमने मान ली ये बात, तो हम मानते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। आज हमें इसने कहा कि एफ विस्कस फोर्स भी लगेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की शेप है स्फेरिकल और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर के बराबर है। ठीक है, वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके मोशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्चुअली। ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये मोशन की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, मैंने इसके कुछ एक बेसिक जो बातें थी वो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दी हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से डील करके चलेंगे उनके साथ और देखेंगे कि क्या कुछ हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो देखो, मुझे इसकी जो वेलोसिटी बनानी है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी बनानी है। ठीक है, ये एक विस्कस मीडियम में फॉल कर रहा है, या यूं कहें कि एक लिक्विड के अंदर फॉल कर रहा है, वहां पे लिक्विड है, तो ऑफ कोर्स विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट तो वहां पे होगा ही होगा। लिक्विड या फ्लूइड की बात कर सकते हैं आप, फ्लूइड की बात कर सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी को मैं बोलता हूं एक कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के सिचुएशन में आती है जब ये जो आपको दिख रही है ना आपकी स्क्रीन पे, तीन फोर्स एफ वी, एफ बी और डब्ल्यू, जब ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करती है ना, तब कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी। बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, तीनों बैलेंस करने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स आपकी क्या होगी, जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स आपकी जीरो हो जाएगी ना, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का सीधा सीधा मतलब है वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, या फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ रुकने वाली बात तो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब रुकने वाली बात पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है बट हम इसको रोकेंगे नहीं, इसको यूनिफॉर्मली चलाएंगे। पॉसिबल नहीं है ये बात नहीं है ठीक है, ये बात मेरे से गलती से निकल गई, रुक सकता है ये। ठीक है, सस्पेंडेड रह सकता है ये। ठीक है, लेकिन हम सस्पेंडेड नहीं रख रहे, इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते जा रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट यही है। तो मैंने टर्मिनल वेलोसिटी को क्या कहा, मैंने कहा कि भाई तू है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, तुम हो कौन, मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो तुम। ठीक है,
ये कब एक्वायर करी ऑब्जेक्ट ने? एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, while falling freely in a liquid, while falling freely in a viscous medium, बोल दो, in a viscous medium, ठीक है। ये देखो जी, ये है आपके पास वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट ने एक्वायर करी है, किस सिचुएशन में? जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने तीन फोर्सेस आपको बता दी। एक तो ये तो है आपका W जो है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। FV विस्कस फोर्स है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेचारे की? इसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम इनसाइड इनटू डेंसिटी। वाटर लिया है तो वाटर, नहीं तो लिक्विड लिख लो आप, लिक्विड और इनटू जी के बराबर, यही वैल्यू होती है बॉयड फोर्स की। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेज पे मैं मान लेता हूं कि नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो। लेट अस कंसीडर एट ए पर्टिकुलर स्टेज, लेट अस कंसीडर at a particular stage net force becomes equal to zero. F net becomes equal to zero. F net जीरो बनने का मतलब क्या है कि एफ वी प्लस एफ बी, और वेट की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस डब्ल्यू, दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो यानी कि आपकी विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स किसके बराबर आ गई? वेट के बराबर आ गई, ठीक है। आपकी विस्कस फोर्स और आपकी बॉइंट फोर्स किसके बराबर आ गई जी? वो बराबर आ गई आपके वेट के। अब मान लो डेंसिटी ऑफ मटेरियल और डेंसिटी ऑफ मीडियम दोनों अलग अलग हमें माननी पड़ेगी, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ मटेरियल मैं मान रहा हूं रो, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, density of material, ठीक है, एंड सिग्मा डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। हमने अलग अलग दोनों की डेंसिटी मान ली भाई, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और आपके पास विस्कस फोर्स की वैल्यू है ही, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी, जिसको हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं। तो अब हमारे पास कहानी कैसे बनेगी जी? देखो, सबसे पहले मैंने यहां इसी कॉन्सेप्ट में मैं आया और मैंने देखा कि एफ वी की वैल्यू मेरे को क्या रखनी चाहिए? विस्कस फोर्स की वैल्यू मेरे पास है 6 पाई ईटा आर वी, ये वैल्यू मैं रख दूंगा। लेकिन जब आपकी बात आती है बॉइंट फोर्स की, तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड है 4/3 पाई आर की क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड की डेंसिटी आपने मानी है कितनी? यहां पे आपने कंसीडर करी है उसकी वैल्यू को, क्या? रो तो आपने डेंसिटी ऑफ लिक्विड मानी है, ठीक है, और सिग्मा आपने मानी है डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो वो वेट में आपकी सिग्मा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करते जाइए बच्चों। देखो, आपने एफ वी की वैल्यू पुट कर दी 6 पाई ईटा आर वी प्लस आपके पास पॉइंट फोर्स की वैल्यू देख लो बच्चों वहां से, वॉल्यूम इनसाइड है 4/3 पाई, पाई किसका? आर की क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर की क्यूब, ये तो वॉल्यूम इनसाइड है। और लिक्विड की डेंसिटी आपने ली है बेटा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा आपने लिक्विड की डेंसिटी ली है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? किसके इक्वल आएगा ये? जी इंटू जी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वेट। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कितना है भाई? वेट आप कैसे निकालते हो? m इंटू जी से। तो मास कैसे निकालोगे? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे ऑब्जेक्ट की है 4/3 पाई आर की क्यूब, ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना है हमारे पास? रो,
और इंटू जी। ठीक है जी, बस बन गया कॉन्सेप्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। तो यहां से 6 पाई eta rv that becomes equal to 4/3 pi r की क्यूब रो g माइनस 4/3 पाई r की क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहां से जो चीज कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, 4/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर की क्यूब कॉमन है, जी कॉमन है, आपके पास बचेगा क्या, रो माइनस क्या, सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। जो कैंसल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दीजिए, जो बाकी बच रहा है उसको बचा के रख लीजिए। ठीक है, तो पाई से पाई मुझे सीधा नजर आ रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 3 जा, ठीक है जी, ये 3 नीचे ले जाता हूं। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक्चुअल में v चाहिए, तो v की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी भाई, 2r की क्यूब और इंटू जी और रो माइनस सिग्मा, और डिवीजन में चला जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9, और बाकी क्या बचेगा जी, एक r से एक r कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा मेरे पास r स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर और 9 ईटा। ठीक है भाई, ये 2r स्क्वायर है बच्चों, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। ठीक है, 2r स्क्वायर, या इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो फिर मेरे पास v इज इक्वल टू, v की वैल्यू मेरे पास जो बनी है वो वैल्यू है 2r स्क्वायर, ठीक है, इंटू जी, और अंदर है मेरे पास रो माइनस सिग्मा और डिवाइड बाय 9 ईटा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आई है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आई है। ठीक है, यहां पे अब देखो बच्चों, यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी निकालने से केवल बात नहीं बनती, ये तो एक एक्सप्रेशन था जिसको हमने पढ़ा। ठीक है, और सिंपली हमने बहुत ही इजीली हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब आपकी v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, रो बड़ा होगा सिग्मा से कि सिग्मा बड़ा होगा रो से, रो और सिग्मा बराबर होंगे, ये सारी की सारी बातें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। चलो हम पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए इफ लगा के हम जहां पे भी बात करते हैं, आप मान लीजिए हम स्पेशल कंडीशंस में बात कर रहे हैं। इफ v इज पॉजिटिव, अगर v का वैल्यू हमारे पास आता है पॉजिटिव, v का वैल्यू पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका v डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां है, डाउनवर्ड, तो ऑब्जेक्ट कहां फॉल करेगा, डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अब इफ v का वैल्यू अगर हमारा नेगेटिव आ जाए, तो उसके नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात क्या हो सकती है, ये आगे जी पहली बात, ये आगे हमारी दूसरी बात, और तीसरी बात हम करते हैं यहां डेंसिटी से, कि अगर इफ रो इज लेस देन सिग्मा, अगर रो की वैल्यू लेस होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव होने का क्या मतलब है, मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग अप, ये वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो v आपका पॉजिटिव होगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, डाउनवर्ड्स मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर ऐसा हो जाए कि इफ रो बिकम्स इक्वल टू सिग्मा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है ऑब्जेक्ट जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, सस्पेंडेड होगा। ठीक है भाई, मान लो ये यहाँ आके आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, v इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो अगर v इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आगे v इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रिमेन सस्पेंडेड, मतलब यहाँ आगे अगर इस पर्टिकुलर स्टेज पे आगे v आपका जीरो हो गया, तो ये जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी बच्चा पार्टी, जिसको हमने आज पढ़ा है। और बच्चों जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्लीज बहुत ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कवर कीजिए। मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर देता हूँ। आज हमारी इवनिंग में भी क्लास है, तो सभी बच्चे पंक्चुअल रहें,
इवनिंग वाली क्लास में भी हम कुछ एक थ्योरेटिकल पोर्शन को रिवाइज करवाएंगे आपको, यही कॉन्सेप्ट्स मैं रिवाइज कराऊंगा वहां पे, ठीक है। तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा बेटा आपको उस क्लास का। ज्वाइन किया करो बेटा, टाइम से ज्वाइन किया करो, और मेरी बात जो है उनको ना बड़ा पॉजिटिव लेना बच्चों। और कभी जैसे कि मैंने जिन बच्चों को कहा है स्पेशली मिस मत करना बेटा क्लास, ये आपके फ्यूचर की बात है बच्चों, अगर मेरी बात नहीं है देखो, ठीक है, ये आपके ही फ्यूचर की बात है, ठीक है। मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं। अमनप्रीत कौर, अमरवीर, हरकमलप्रीत सिंह, हरलीन कौर, ईशान किशोर, कंवलप्रीत, खुशदीप, मनिंदर सिंह, नवदीप सिंह, पाहुलप्रीत कौर, परबलीन कौर, प्रिंस सिंह चौहान, रोमिका शर्मा, साईप्रीत सिंह, सहज और वंशिका, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा रहता हो तो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।